नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर संसद की गरिमा पर चोट, आज फिर बहस का लेवल गिरा दिया। बजट पर चर्चा के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को डैमेज करने के लिए राहुल गांधी ने बेस से पैर की बातें कही। कहा कि मोदी ने अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया, मोदी की गर्दन अमेरिका ने दबा रखी है, मोदी ने देश हित का सौदा कर लिया। और इसके बाद राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया। कहा कि एप्स्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम है, इसलिए मोदी अमेरिका से डर गए। राहुल ने जो इल्जाम लगाए उनका कोई आधार नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं थे। जो उन्होंने कहा लोकसभा की रूल बुक के खिलाफ था, इसलिए बीजेपी ने आज सख्त रुख अपनाया, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का फैसला किया। अब राहुल गांधी को अपने दावों के प्रूफ देने होंगे। जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो इल्जाम लगा रहे थे उन्हें ऑथेंटिकेट करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। राहुल गांधी जानते हैं उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं उन्हें साबित करना मुश्किल होगा। इसके बाद भी उन्होंने ये हरकत क्यों की? उनका इरादा क्या है? वो चाहते हैं क्या है? क्या वाकई में हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में है? क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन से कभी मिले थे? अगर मिले थे तो क्या बात हुई थी? इन बातों पर हरदीप पुरी का क्या कहना है, इस सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण से। आज राहुल ने दुनिया भर में बदनाम सेक्स ऑफेंडर, चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। संसद में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम लेकर मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जो 30 लाख फाइल्स जारी की हैं उनमें हरदीप पुरी और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का भी नाम है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। The evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. लोकसभा में जब राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने एतराज जताया तो चेयर ने उनका यह बयान रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया, हटा दिया। इसके बाद राहुल गांधी सदन से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने फिर वही इल्जाम दोहराए। मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। मोबाइल नीचे जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में हरदीप पुरी का नाम लेकर आरोप लगाया था। हरदीप पुरी केंद्र सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं। हरदीप ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी जानकारी के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी जिन पेपर्स को लहरा रहे हैं, अगर उन्हें एक बार पढ़ लेते तो इस तरह की बात कहने की हिम्मत नहीं करते। क्योंकि जिस एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया है वो नवंबर 2014 की है। उस वक्त वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो चुके थे और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे। हरदीप पुरी ने कहा कि जिस फाइल में उनका नाम आया है वो एक ईमेल है जो उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन के फाउंडर को लिखी थी, जिसमें यह कहा था कि मोदी के आने के बाद से भारत की इंटरनेट इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए लिंक्डइन को भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या गलत है? हरदीप पुरी ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन सेक्सुअल ऑफेंडर था। एप्स्टीन से जुड़े लोगों पर जो इल्जाम लग रहे हैं उनका वैसे आरोपों से कोई ताल्लुक नहीं है। हरदीप पुरी ने कहा कि वो 2009 में अमेरिका गए थे और करीब 8 साल रहे। इस दौरान वो 3-4 बार जेफरी एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन ये कोई 1-to-1 मुलाकात नहीं थी। राहुल गांधी को एप्स्टीन केस के दूसरे आरोपियों और उनका नाम आने के बीच का फर्क समझना चाहिए।
Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया. आपके मंत्री महोदय का भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया. अरे भाई, और पढ़ तो लो कहां पे फाइल आया है. और दूसरा एक और मैं ईमेल दिखाता हूं. ये 2014 की मैंने पढ़ी है, आपको इंडिया के बारे में असेसमेंट दी. ये ईमेल है इन दोनों के बीच में, लार्सन और जेफरी एप्स्टाइन के बीच में. ये दिसंबर 25 का है. दिसंबर 25 का क्या मतलब है? क्रिसमस डे. ओके, तो एक तरह से सीजन ग्रीटिंग हो रही है. देन ही रिफर्स टू मी Epstein and he says two-faced. You know the meaning of two-faced? What does it mean? कि आदमी ठीक नहीं है. उनके वैल्यू सिस्टम में बिल्कुल ठीक नहीं था, because they were dealing with something else and I did that. उसके बाद वो जवाब देता है लार्सन उसको, have you heard the saying when you meet an Indian and a snake, kill the Indian first? अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते. आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, वो हजारों मेम्स बन गई हैं. वो कह रहे हैं कि वो बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं. सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया. कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो. दीज आर द हार्ड फैक्ट्स. हरदीप पुरी को बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी सपोर्ट किया. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को और उनकी कांग्रेस पार्टी को विदेशी चीज़ों से, विदेशी संस्थाओं से बहुत प्यार है, इसीलिए वो एक विदेशी जेफरी एप्स्टीन की फाइल के आधार पर देश का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि असल में राहुल गांधी को मोदी की लोकप्रियता से, उनकी सफलता से दिक्कत है, इसीलिए वो झूठे और जहरीले आरोप लगाकर भाग जाते हैं. इससे प्रधानमंत्री पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का बेड़ा गर्क जरूर हो जाएगा. ये बहुत दुख का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत कुंठा, व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत द्वेष और निरंतर हार के कारण मिलने वाली इस कुंठा से संभवतः कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विक्षिप्त हो गए. मगर जैसे पेंगुइन के ट्वीट और नरवणे जी के ट्वीट के बाद आईना फिर उनके सामने आ गया और पिछले 5, 7, 8 सालों में राफेल से लेके, LIC से लेके, SBI से लेके हमेशा आईना उनके सामने आता है, मगर उसके बाद भी कोई सच समझ नहीं पाता है. कांग्रेस पार्टी को डरना चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार के का नेतृत्व चुन लिया है, वो उनकी बची खुची सियासत और बची खुची इज्जत को मिट्टी में मिलाए. ये आपका अधिकार है, पर कम से कम संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा को मिट्टी में मिलाने का काम न करिए. तो यह पंक्ति कहते हुए मैं समाप्त करता हूं. उन्होंने जो किया है कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं. सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, पर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं. लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं. राहुल गांधी ने इल्जाम लगा दिया, हरदीप पुरी ने हकीकत सामने रख दी. लेकिन एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या, इनके बैकग्राउंड समझ लेते हैं. राहुल गांधी बार बार एप्स्टीन का जिक्र क्यों करते हैं, ये समझने के लिए मैं आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं. असल में जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बिलियनियर फाइनेंसर था. इस शख्स पर छोटी छोटी बच्चियों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप था. एप्स्टीन ने वर्जिन आइलैंड्स में एक आइलैंड खरीद रखा था जहां शानदार रिजॉर्ट बने हुए थे. जेफरी एप्स्टीन इस आइलैंड पर दुनिया के जाने माने बड़े बड़े लोगों को मौज मस्ती के लिए बुलाता था. जेफरी एप्स्टीन ने अपना करियर स्कूल टीचिंग से शुरू किया था. बाद में उसने हॉलीवुड में फाइनेंसिंग का काम शुरू किया और अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बना लिए. रसूखदार लोगों को कम उम्र की लड़कियां सप्लाई करने लगा. उसकी काली करतूतें दुनिया के सामने 2005 में उस वक्त सामने आई जब फ्लोरिडा में 2 टीनेज लड़कियों के पेरेंट्स ने
जेफरी एप्स्टीन पर चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया। कोर्ट में जेफरी एप्स्टीन ने अपना जुर्म कबूल किया। हालांकि वो उस वक्त सिर्फ 13 महीने तक जेल में रहा, लेकिन 2019 में जेफरी एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। FBI ने उसके खिलाफ सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए। हालांकि गिरफ्तार होने के 1 महीने बाद ही जेफरी एप्स्टीन ने जेल में सुसाइड कर लिया। लेकिन एप्स्टीन का शिकार बनी लड़कियों ने उसके खिलाफ मुहिम जारी रखी। जांच के दौरान FBI को ऐसे लाखों सबूत मिले हैं जिनसे यह साबित होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर हस्तियों के रिलेशन जेफरी एप्स्टीन से थे। जब अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज कर रहा है तो ये नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के लपेटे में अब तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्रिटेन और नॉर्वे के शाही परिवारों के लोग भी आ चुके हैं। जो 30 लाख फाइल्स रिलीज हुई हैं, उनमें से 39,000 फाइल्स में ट्रंप का नाम है। जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और उनकी वाइफ हिलरी क्लिंटन का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है। इसी महीने बिल और हिलरी क्लिंटन अमेरिकी सांसदों के सामने पेश होकर सफाई देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी इसी विवाद में फंसे हुए हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स के तलाक की वजह एप्स्टीन से बिल गेट्स की नजदीकियां ही बनी थी। ब्रिटेन में भी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है। किंग चार्ल्स III के भाई एंड्रयू का नाम फाइल में है। एंड्रयू की कई आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने के बाद उनका रॉयल टाइटल और शाही घर छीन लिया गया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के करीबी और अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मेंडलसन को भी इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पीटर मेंडलसन का नाम आने के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन टिम एलन और उनके चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी को भी पद छोड़ना पड़ा। अब स्टारमर पर इस्तीफे का दबाव है। फ्रांस के फॉर्मर कल्चर मिनिस्टर जैक लैंग एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद परेशान है और उन्हें भी एक इंस्टीट्यूट से इस्तीफा देना पड़ा था। नॉर्वे के शाही परिवार के मेंबर्स का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया है, जिसकी वजह से नॉर्वे में सियासी तूफान मचा हुआ है। जॉर्डन और इराक में नॉर्वे के एम्बेसडर मुना जूल को भी इसी वजह से रिजाइन करना पड़ा। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कई लोगों के नाम भी एप्स्टीन की फाइल्स में हैं। राहुल गांधी जब भी कोई इल्जाम लगाते हैं तो वो टिक नहीं पाते। इसकी वजह है कि वो बिना सबूत के बोलते हैं, बिना दस्तावेज के इल्जाम लगाते हैं, अपनी बात कभी साबित नहीं कर पाते। राफेल में चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी, न जाने कितनी बार राहुल आरोप लगाकर उन्हें साबित नहीं कर पाए। हरदीप पुरी के केस में भी यही हुआ। राहुल ने बिना राई के पहाड़ बना दिया। एप्स्टीन अमेरिका की मुसीबत है, वो संभाले, हमें उसके फटे में पैर डालने की क्या जरूरत। असल में राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के इशू पर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने कहा कि एप्स्टीन फाइल के प्रेशर में आकर मोदी अमेरिका के सामने झुक गए, अमेरिका के साथ वन साइडेड डील कर ली, भारत के हितों को किनारे रख दिया। हालांकि आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बात शुरू की थी, उससे समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले यह बताया कि वो जूडो के प्लेयर हैं, फिर जूडो के नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं वो समझाए, ग्रिप, चोक, टैप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके बाद सदन में एक्टिंग करके बताया कि जूडो में सामने वाले प्लेयर पर ग्रिप कैसे बनाई जाती है, गले को चोक कैसे किया जाता है और इसके बाद कहा कि अमेरिका ने मोदी को चोक कर दिया है और ऐसी डील पर हामी भरवा ली जो अमेरिका के लिए फायदेमंद और भारत के लिए तबाही का सबब बनेगी। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गया, पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। करते हुए
जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। आई एम सेइंग दैट यू हैव सोल्ड इंडिया। आर यू नॉट ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। हालांकि ये बातें राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं कही कि पीएम आंख नहीं मिला पाते, उनकी आंख में डर दिखता है, चेहरे पर डर दिखता है। चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल ने बार बार राहुल को टोका कि वो इस तरह के निराधार आरोप न लगाएं, बिना सबूत के प्रधानमंत्री पर देश बेचने जैसी गंभीर बात न कहें। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, बार बार यही बात दोहराते रहे और इसके बाद उन्होंने हरदीप पुरी का नाम भी ले लिया। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी, विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने शूट एंड स्कूट की पॉलिसी को बना लिया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। बिना ऑथेंटिकेशन किए आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जो इस हाउस में मेंबर नहीं है उसका नाम ले रहे हो, और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहां में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। क्योंकि सदन के भीतर राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और सरकार का जवाब सुने बगैर सदन से बाहर निकल गए, इसलिए सदन के बाहर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शायद राहुल ने इतिहास नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा होता तो उन्हें समझ में आ जाता किसी दूसरे देश के सामने सरेंडर करना क्या होता है। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने तक कांग्रेस की सरकारें किस तरह अमेरिका और चीन के सामने सरेंडर करती थी। कौन देश के आगे झुकता था, पुनः मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के ही विदेश मंत्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें वो सोनिया गांधी जी को कोट करते हुए कहते हैं कि एक पार्टी में सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको विदेश मंत्री नहीं रख सकते, हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। यह मैंने आपके विदेश मंत्री को कोट किया है जो आपके परिवार के सबसे खास रहे हैं। और सबको पता है कि 1995 में परमाणु विस्फोट होने वाला था तो किसके दबाव में पीछे हट गया। आप ही की सरकार का कोट करता हूं। जब दौलत बेग ओल्डी की घटना हुई तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री के रूप में क्या बोलते हैं, दिस इज एन स्मॉल एक्ने ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ फ्रेंडशिप। यानी जब चीन हमारी सीमा में घुस आया तो कहते हैं ये तो हमारे मित्रता के एक सुंदर चेहरे के ऊपर एक छोटे से पिंपल की तरह है, दाने की तरह। वाह। आपके रक्षा मंत्री सदन के पटल पे कहते थे कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं, और देखो आंखें खोल के भाई कि मोदी जी की सरकार में सीमा पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और उसके बाद तय करो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और रक्षा मंत्री ने ए के एंटोनी जी ने कहा था यह हमारी लंबे समय से निर्धारित नीति थी
यानी कोई बाध्यता थी, परिस्थितियां थी, नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं। दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें नहीं बनाना है। हम फिर भी यह कहना चाहते हैं कि शायद राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आज भी देश को समझ में आता है कि विदेशी चीजों के प्रति कांग्रेस पार्टी को बहुत लगाव है और हर विदेशी कंपनी के पक्ष लेना और भारत में भ्रम फैलाना। जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो बता सकते हैं कि डरना, झुकना, गिरना ये मोदी का स्वभाव नहीं है। अगर ट्रंप के आगे झुकना होता तो ट्रेड डील कई महीने पहले हो जाती। अगर मोदी ट्रंप से समझौता कर लेते तो कभी 50% टैरिफ लगता ही नहीं। ट्रंप ने माना है कि मोदी टफ नेगोशिएटर है और यह कोई सीक्रेट नहीं है कि पिछले 10 साल में भारत ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर जीना सीखा है। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वो बताते हैं कि उनका रुतबा किस कदर बढ़ा है। इसलिए राहुल की इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि मोदी ने भारत बेच दिया, अमेरिका ने मोदी का गला पकड़ लिया। आरोप लगाने और गाली देने में यही फर्क होता है। गालियों के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। नोट करने वाली बात यह कि अमेरिका ने कल देर रात ही ट्रेड डील को लेकर एक फैक्ट शीट जारी की है, लेकिन राहुल गांधी ने इसका जिक्र नहीं किया। कल रात व्हाइट हाउस की तरफ से यूएस इंडिया ट्रेड डील की जो अनडेटेड फैक्ट शीट जारी की गई उसमें कई बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका ने मान लिया कि भारत अमेरिका से दालें नहीं खरीदेगा। पहले ट्रेड डील की जो डिटेल व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई थी उसमें कहा गया था कि भारत अमेरिका से लाल ज्वार, सोयाबीन का तेल, फ्री नट्स, ड्राइज्ड डिस्टिलर्स ग्रेन यानी एथेनॉल बनाने से निकलने वाला चारा, वाइन एंड स्पिरिट, ताजे और प्रोसेस्ड फ्रूट्स के साथ साथ कुछ दालें भी खरीदेगा। लेकिन अब नई फैक्ट शीट में अमेरिका ने दालों का जिक्र नहीं किया है, नाम हटा दिया है। फैक्ट शीट में दूसरा बड़ा बदलाव $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को लेकर किया गया है। पहले अमेरिका ने दावा किया था कि भारत ने उसके यहां $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है, लेकिन नई फैक्ट शीट में व्हाइट हाउस ने बताया कि भारत ने $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का इंटेंट यानी इरादा जताया है, यह कोई कमिटमेंट नहीं है। अमेरिका ने फैक्ट शीट में तीसरा बड़ा बदलाव डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर किया है। पिछली फैक्ट शीट में अमेरिका ने दावा किया था कि भारत डिजिटल सर्विस टैक्स हटाएगा। नई फैक्ट शीट से डिजिटल सर्विस टैक्स का जिक्र हटा दिया गया है। भारत ने पहले जो 6% डिजिटल एडवर्टाइजमेंट लेवी यानी डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था उसको पिछले साल ही हटा दिया था। ट्रेड डील पर अमेरिका की फैक्ट शीट ने दो बातों को तो क्लियर कर दिया। एक तो $500 बिलियन इंपोर्ट करने का कोई कमिटमेंट नहीं है और अमेरिका दालें नहीं बेचेगा। अब बात बची ऑयल की। क्या भारत रशिया को छोड़कर वेनेजुएला से ऑयल इसलिए खरीदेगा कि अमेरिका का प्रेशर है? असल में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से रशिया ने मजबूरी में भारत को सस्ता तेल देना शुरू किया था। धीरे धीरे हालात बदले और डिस्काउंट कम होता गया। भारत की पॉलिसी यह रही है कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से लेंगे। इसीलिए कई महीनों तक अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रशिया से तेल खरीदा जाता रहा। अब सस्ता तेल देने वालों में वेनेजुएला शामिल है और इससे पहले भी भारत वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करता रहा है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा लूपहोल ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। मजे की बात है कि राहुल गांधी मोदी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, अमेरिका के सामने झुकने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता और वहां के इंटेलेक्चुअल्स दावा कर रहे हैं कि मोदी ने अमेरिका के साथ जबरदस्त डील की है, इसमें भारत का फायदा ही फायदा है। अमेरिका के जर्नलिस्ट नजम सेठी ने कहा कि कांग्रेस के नेता बेवजह मोदी को कोस रहे हैं, यूएस के साथ डील को बुरा बता रहे हैं। कांग्रेस को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए और ट्रंप ने जहां कहा वहां दस्तखत बनाकर चले आए, लेकिन मोदी ने अपनी बात मनवाने के लिए डटकर बात की और नतीजा सामने है और मोदी ने बढ़िया डील कर ली। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ अंगूठे ला के साइन करके आ गए और छलांगा मारनी शुरू करती है, वाह वाह से कर ले। इंडिया की जो डील थी वो कभी कंक्लूड नहीं हो रही थी, वो टॉक्स कंटिन्यूस, और वो धमकियां देता जा रहा था। कभी कहता था मैंने ये लगा दिया, फिर कहता था मैंने 3 महीने आगे कर दिए, ये सारा चल रहा था। ठीक,
मगर उनकी जो निगोशिएशंस चल रही थी उनकी मिनिस्ट्रीज की विद द अमेरिकन, वो कंटिन्यू कर रही थी. दैट शोड कि प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस, मगर बताना नहीं चाह रहे वो. एंड सो आई थिंक दिस इज व्हाट वाज एट द बॉटम ऑफ इट. एंड फाइनली नरेंद्र मोदी ने कर दिया. एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा. तो ये छोटी बात नहीं है. देयर इज अ बिग स्टेक्स इन्वॉल्वड ओवर हियर. ठीक. अब जो बड़ा ये बात बन रही है कि जी इंडिया ने, कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है ना कि इंडिया ने जनाब कह दिया है कि अगले 5 साल में हम 500 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे. बात ये है कि इंडिया ने तो ऑलरेडी कुछ फैसले किए हुए थे, जिसमें से कम 100 बिलियन तो उन्होंने जहाज खरीदने हैं बोइंग के. वो तो पहले पैकेज लेके मोदी जी तो चले वो गए भी थे इसी खाते में डाल दिया ना जी. उन्होंने. इसी खाते में डाल रहे हैं वो. इसी तरीके के साथ और भी टेक्नोलॉजिकल वेपन सिस्टम्स, वो भी कुछ 50-100 बिलियन के हैं. तो वो भी, तो ये 5 साल का मतलब है कि बेसिकली इट्स नॉट ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो फुलफिल नहीं हो सकता. तो आई थिंक इंडिया हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके मुल्क ने अमेरिका से लेकर रूस और ब्रिटेन तक सबकी खिदमत की, जमकर चापलूसी की, लेकिन सबने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया. यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है. वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया. लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे. फिर भी हमने उससे ना सीखा. और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए. जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है. उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा. हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें. वो अरबी में कहते हैं मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे. हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी ब्रिटानिया चले जाते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरा भी और गिरा भी और अमेरिका की शरण में पहुंचा. जाहिर है ट्रंप ने इसका फायदा उठाया. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में जी हुजूरी करते रहे, ये सोचकर कि ट्रंप उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे. पर ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, डील मेकर हैं. उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान के नेता चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते. दुनिया का उसूल है, डराए उसी को जाता है जो डरने को तैयार हो. अब बात उत्तर प्रदेश की. आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया. चूंकि अगले साल यूपी में इलेक्शन है, इसलिए योगी ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है. बजट में 43,000 करोड़ रुपए नई स्कीम्स के लिए रखे गए हैं. महिलाओं के एम्पावरमेंट पर योगी सरकार का खास फोकस है. सरकार गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए 51,000 की जगह अब 1 लाख रुपए देगी. छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, इसके लिए 400 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है. निराश्रित महिलाओं की पेंशन में इजाफा कर दिया गया है. इसके अलावा पहली बार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया है. इसके तहत यूपी के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा. योगी सरकार ने किसानों का ध्यान रखा है. कृषि को बजट का 9% हिस्सा दिया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सनातन की विरासत को संवारने, पुराने मंदिरों और 30 स्थानों को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का फंड रखा है. अयोध्या, विंध्याचल, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थानों के विकास के लिए करीब 800 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की कोशिशों से यूपी में प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है. किसान भी समृद्ध हुए हैं. गरीबी काफी हद तक घट गई है. अब सरकार यूपी की ग्रोथ को और गति देना चाहती है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ध्यान दिया जाएगा.
43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। आगरा लखनऊ से हरदोई फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्ति नगर तक इसके विस्तार का घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ, हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। योगी जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त यूपी का बजट 3.25 लाख करोड़ था। 9 साल में यह बजट बढ़कर 9,12,000 करोड़ पहुंच गया है। यूपी की इकोनॉमी भी देश में तीसरे नंबर पहुंच गई है। योगी ने कहा उन्होंने पिछले 9 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ चोरी रोकने पर फोकस किया, कानून व्यवस्था को सुधारा, इसीलिए यूपी की आर्थिक हालत सुधर पाई, कारोबारियों का भरोसा बढ़ा। हमें सफलता तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? यूपी का मृतप्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आया, 36 लाख करोड़ की बात भी हुई, लेकिन ये सारी बातें अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अखिलेश ने कहा बजट का साइज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सरकार कितना खर्च करती है। अखिलेश ने कहा कि सरकार बजट में बड़े बड़े ऐलान कर देती है, लेकिन सब कागजों पर ही रहता है, इसलिए योगी कितने भी दावे कर लें होगा कुछ नहीं। ये योगी का आखिरी बजट साबित होगा। आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं। 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए, और वो भी जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। आज दोबारा इनको ना कहना पड़ता कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने रोजगार देंगे। जब आपका इन्वेस्टमेंट आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया नहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करोगे आप?
फिर बजट में आप कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए, 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगी सरकार? यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ वहां रहने वालों को नजर आती है। कारोबार करने वाले अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। अब इन्वेस्टर यूपी में जमकर पैसा लगा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और अगले साल चुनाव है, इसका असर भी बजट में दिखाई दिया। चुनाव से पहले लोगों के खातों में पैसा पहुंचाया जाता है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अब बात बंगाल की। आज तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने पूरे बंगाल से लोगों को बुलाया। हजारों लोग पहुंचे। जिस जगह मस्जिद बन रही है वहां मौलानाओं ने एक साथ कुरान पढ़ी और इसके बाद पूरे तामझाम के साथ हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखी। वहां मौजूद लोगों ने मजहबी नारे लगाए, बाबरी के निर्माण पर खुशी जताई। हुमायूं कबीर ने लोगों से कहा कि काम जोर शोर से होगा, 2 साल में मस्जिद बनकर पूरी हो जाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं करते रहें, लेकिन विरोध करने वालों को याद रखना चाहिए कि यह बंगाल है, यूपी नहीं। मैं मस्जिद का क्या नाम रखो वो मैं का मुस्लिम का अधिकार है। वो जो मुस्लिम था बाबरी मस्जिद वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया। तो वो मंदिर यहाँ बने तो उनका क्या विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। वो चुनाव में बंगाल को कब्जा लेने के लिए ये जोगी जी सब बात कर रही है। ममता जी भी विरोध कर रहे हैं। वो मंदिर करने का हक मिल गया उनको। जो ये बाबरी मस्जिद को खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है इनको सबक सिखाएगी। मैं 14 तारीख बेला 11 से 1 बजे तक आने दीजिए। ये मुर्शिदाबाद है, बेलडांगा है, ये अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का मैं स्वागत करते हैं। ये रुकने के लिए आने के लिए वेलकम कर रहे हैं, आने दीजिए। हुमायूं कबीर की निगाह इलेक्शन पर है। वो बाबरी के नाम पर मुसलमानों के भावनाएं भड़काकर अपना वोट पक्का कर रहे हैं। ये बात आज मुर्शिदाबाद पहुंचे लोगों की बातों से साफ हो गई। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से मुर्शिदाबाद पहुंचे लोगों ने कहा कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर दीन का काम कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन में बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर को सपोर्ट करेंगे। बाबरी मस्जिद, ये तो बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनने वाला था। वहाँ पे तो सरकार हमारा जमीन भी दिया है 5 एकड़, लेकिन वहाँ नहीं बन रही है तो हम लोग यहाँ बना रहे हैं। हाथी के पीछे कुत्ता भौंकेगा। जब अच्छा काम बनाया है तो कुछ लोग तो विरोध करेगा। देखिए, एक 5 उंगली तो एक बराबर नहीं है ना। चुनाव के टाइम भी इसके साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए ये लड़ेगा, जब इसको एक पोजीशन देंगे तब ये लड़ पाएगा ना। अगर इसको एक मौका, एक जगह नहीं देंगे तो इसको तो दबोच लेगा, कोई भी दबोच लेगा इसको। इसलिए तो इसको जिताना जरूरी है ना। जो विरोध करना चाहता है मुंह से बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। मैं बाबरी मस्जिद हुआ तो बहुत खुश है, मेरा इलाकावासी बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं कबीर साहिब के। मेरा बहुत खुश है, मेरा इतना खुश हुआ मैं दिल से मैं देखना चाहता हूँ। मेरा बहुत खुश है। विरोध जो कर रहा है वो उसको करने दीजिए ना। हम लोग जो कर रहा है हम लोग कर रहा है। विरोध करने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग मंदिर बनाता है तो हम लोग विरोध करता है। हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल के मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि ममता मुसलमानों को सिर्फ धोखा देती हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि हुमायूं कबीर को बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की छूट ममता ने ही दी है। शमीक भट्टाचार्य ने कहा, बंगाल में जो हो रहा है वो सब ममता की चाल है। ममता मुर्शिदाबाद को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। उन्होंने हुमायूं कबीर को इसी काम में लगा दिया है। जो ममता जी चाह रही वही हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है। ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर ही तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर तृणमूल से अलग नहीं है। ये सस्पेंशन तक नाटक है। जिस दिन हुमायूं कबीर बोला था हम लोग मुसलमान 70% है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हिंदू 30% है, इसलिए जब चाहे काटकर भागीरथी में बहा देंगे, उस दिन तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी थी।
जो ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री ईद उल फितर का मंच का ऊपर खड़े होकर ये बोलती है कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म, उसका बाद अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। हुमायूं कबीर कुछ दिन पहले हिंदू से माफी मांग लिया, बोले हमने जो कुछ भी बताया ममता जी का कहने पर बताया। ममता जी उसको फोन करके बोली थी जी अगर तुम कुछ ऐसा बयान दे दो जिसमें सारे मुसलमान एक हो जाए। तो ये जितना सारे समाज में विभाजन तैयार करना, ये ममता जी का पॉलिटिक्स है। जिसने भी हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का आइडिया दिया, उसने उसका बड़ा फायदा कर दिया। हुमायूं कबीर इस रीजन में मुसलमानों के बड़े लीडर बन गए हैं। लेकिन यह कहना गलत है कि हुमायूं कबीर को बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की छूट ममता बनर्जी ने दी। हुमायूं कबीर की अपनी पार्टी बनाने का नुकसान असल में ममता बनर्जी को होगा। अब बात महाराष्ट्र की। आज 30 साल के बाद बीएमसी में ठाकरे परिवार का राज खत्म हो गया। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। बीजेपी की ऋतु तावड़े बीएमसी की नई मेयर बन गई। शिवसेना के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर होंगे। दोनों निर्विरोध चुने गए। आज इस मौके पर ऋतु तावड़े और संजय घाड़ी को बधाई देने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। बीएमसी में हर तरफ भगवा साफे नजर आए। भगवा साफा पहनकर पहुंचे महायुति के पार्षदों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। ऋतु तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं और लगातार तीसरी बार पार्षद बनी हैं। इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 132 से जीत हासिल की। डिप्टी मेयर संजय घाड़ी के राजनीतिक करियर की शुरुआत राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हुई थी। इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दामन थामा और पार्षद बने। बाद में वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और मुंबई में पार्टी का प्रमुख चेहरा बने। बीएमसी के पार्षदों को बधाई देने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहब ठाकरे को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। फडणवीस ने कहा ये बाल ठाकरे का जन्म शती वर्ष है और वो मुंबई को बाल ठाकरे के सपनों के मुताबिक बनाएंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि ये साल हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के जन्म शताब्दी का साल है, इसलिए उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास हमारी महानगर पालिका के माध्यम से होगा। और साथ साथ समूचे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जन जन के लिए विकास का कार्य किया है, गरीब मध्यम वर्गीय सभी तक जो विकास पहुंचाया है, उसी विकास को आम मुंबईकर तक पहुंचाने का काम हमारी महानगर पालिका करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं और एकनाथ शिंदे जी पूरी ताकत के साथ इस महानगर पालिका को मदद करेंगे। आज बीएमसी में भगवा साफा पहने अपने पार्षदों को देखकर देवेंद्र फडणवीस को बहुत संतोष मिला होगा। पहले विधानसभा और फिर लोकल बॉडीज के चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी लीडरशिप की छाप तो छोड़ दी थी, लेकिन मुंबई की बीएमसी का एक अलग महत्व है। यहां बीजेपी का मेयर बनना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ईगो पर चोट है। ये देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र की राजनीति में सुप्रीमेसी का प्रतीक है। कानपुर में एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की कार से एक्सीडेंट के केस में आज एक नया ट्विस्ट आ गया। आज कारोबारी एक ड्राइवर को लेकर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। मोहन नाम के इस ड्राइवर ने दावा किया कि एक्सीडेंट के वक्त लैम्बोर्गिनी कार वही चला रहा था, कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा नहीं। आज कारोबारी के मिश्रा के वकीलों की फौज ड्राइवर मोहन को लेकर अदालत पहुंची। मोहन ने दावा किया कि जब एक्सीडेंट हुआ वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो घबरा गया, इसलिए सामने नहीं आया। मजे की बात यह कि मोहन को यह भी नहीं मालूम था कि लैम्बोर्गिनी में कितने गियर होते हैं। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी? गाड़ी तो मैं सारे गाड़ी चला लेता हूँ। उसमें लैम्बोर्गिनी जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होते हैं सर, 9 गियर होते हैं। 9 गियर कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं सर, फोर्स कार है। ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है,
तो वहीं पे कोठी पे आप एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया था, पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया, वही थाने में तो मैं पूरा दिन। फिर उसके बाद वो शिवम फिर उसके बाद कहाँ गए? शिवम जी को वो दूसरी गाड़ी में लेके चले गए थे। हालांकि पुलिस ने मोहन के इस दावे को गलत बताया है। अदालत से बार बार कहा कि पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इस केस में मोहन नाम के किसी शख्स का नाम नहीं है, इसलिए मोहन के सरेंडर का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की सरेंडर पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट में जो व्यक्ति मोहन नाम का उपस्थित हुआ था, उसने कहा कि मैं इसमें आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन थाने से रिपोर्ट आई है कि वो वांछित नहीं है, उस मुकदमे में प्रकाश में नहीं आया है। जो वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए उस प्रार्थना पत्र पे आत्मसमर्पण कैसे करेगा? न्यायालय में आर्गूमेंट ये हुआ है कि चूंकि वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए आत्मसमर्पण न्यायालय कैसे लेगी? चूंकि वो प्रकाश में नहीं है, मुलजिम नहीं है। गाड़ी रिलीज होगी, गाड़ी रिलीज तब होगी जब कोई अभी साबित तो कौन उसका वाहन है, वाहन मालिक ने डाली है उसकी रिलीज, उसका टेक्निकल मुआयना होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस संबंध में माननीय न्यायालय जो होगा वो संबंध ऑर्डर करेगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आपके माध्यम से क्या लगाया कि शिवम उसमें वांछित, शिवम उसमें आरोपी है कि नहीं? अभी शिवम के लिए कोई प्रार्थना पत्र पड़ा ही नहीं है, वांछित का तो रिपोर्ट पुलिस कैसे लगा देगी? अभी मोहन का प्रार्थना पत्र था, मोहन की रिपोर्ट आ गई वांछित नहीं है, जब शिवम लगाएगा तो उसकी रिपोर्ट आएगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आपके माध्यम से क्या रखा? बस इतना, मोहन का प्रार्थना पत्र मोहन के संबंध में आया कि वांछित नहीं है, जब शिवम आत्मसमर्पण डालेगा तो उसके संबंध में रिपोर्ट मंगाई जाएगी। असल में इस केस का आरोपी शिवम मिश्रा कानपुर के करोड़पति पान मसाला कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। कानपुर में उसकी गाड़ी से 8 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था। 6 लोग घायल हुए थे। एक्सीडेंट के बाद शिवम को उसके बाउंसर्स ने गाड़ी से निकाला। हादसे वक्त गाड़ी में शिवम के अलावा कोई नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर दावा किया कि गाड़ी उसका बेटा शिवम मिश्रा नहीं, उनका ड्राइवर चला रहा था। शिवम गाड़ी में था, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, वो बेहोश हो गया, ड्राइवर घबरा गया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। के मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में उसके बेटे का इलाज हो रहा है, वो जैसे ही ठीक होगा तुरंत कोर्ट के सामने पेश होगा। उस गाड़ी में ड्राइवर और शिवम 2 लोग थे। कार चला कौन रहा था? मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा कि इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा, सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। डॉक्टर के अंदर में वो आ गया। आने के बाद उसको डॉक्टर अभी भी जांच कर रहे हैं। उनके पास कई कारण है, मैंने उनसे रोज पूछता हूँ। बीपी कारण हो सकता है, और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है जो हो। ब्रेन की भी जांच करा रहे हैं, पूरी सिटी स्कैन भी हो रही, सारी जांचें चल रही है। आज भी मैंने सुबह फोन किया था, क्या यहाँ आने की पोजीशन में है क्या? बोले 1-8 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं खुद लेके उनको ले आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने एक बात कही, देखो यहाँ पर शिवम के नाम FIR हो चुकी है। तो बोले कोई नहीं, कानून का, हमने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कानून में उनकी FIR हुई है तो उनको यहाँ पर पूरी बात बतानी पड़ेगी। इसके बाद इस मामले में एक और ट्विस्ट आया। पता लगा कि मोहम्मद तौसीफ नाम का जो शख्स इस एक्सीडेंट में घायल हुआ था, उसने पैसे लेकर समझौता कर लिया, कोर्ट में लिखकर दे दिया। अब वो इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। मोहम्मद तौसीफ ने कोर्ट में कहा कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था। जो इंजर्ड है, इंजर्ड ने उसकी शिनाख्त की है और समझौता किया है, अपना कंपनसेशन लिया है, और कंपनसेशन लेने के बाद में लिखा है इस बात के लिए कि मैं इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता हूं। उसने इस बात का समझौता नामा दाखिल किया है कि गाड़ी मैं चला रहा, कि गाड़ी जो है वो मोहन चला रहा था। मोहन से हमारा समझौता हो गया है, हमने अपना मुआवजा प्राप्त कर लिया है और मुझे अग्रिम कोई कार्रवाई इस मुकदमे में नहीं करनी। घटना के समय पुलिस वहां पर नहीं थी। जब घटना के समय पुलिस नहीं थी, जो इंजर्ड है, इंजर्ड जो कह रहा है वही सही है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में आएगा वो अपने तथ्य रखेंगे, हम अपने तथ्य रखेंगे। मामला ट्रायल का है।
इस केस में पुलिस के पास सारे सबूत हैं। एक्सीडेंट से पहले का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी में शिवम अकेला था। एक्सीडेंट के बाद जब बाउंसर ने शिवम को गाड़ी से निकाला उसका वीडियो भी है। गाड़ी से वो अकेला ही निकला था। मौके पर मौजूद 10 लोगों की गवाही है। जो मोहम्मद तौसीफ घायल हुआ उसने शिवम मिश्रा की पहचान की थी, कहा था कि गाड़ी शिवम चला रहा था। इसके बाद भी लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट करने वाले बेटे को बचाने के लिए अमीर बाप ने हर दांव चला। पहले पुलिस को खरीदने की कोशिश की, फिर फर्जी ड्राइवर को पेश कर दिया, फिर अपने बेटे के बेहोश होने की कहानी बनाई और जब कोई फार्मूला काम नहीं आया तो एक्सीडेंट में घायल हुए शख्स से समझौता कर लिया, उसे पैसे दे दिए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इस तरह के केसेस में इसी तरह के फर्जी सबूत बनाने की कोशिश की जाती है, असली सबूत को मिटाने की कोशिश की जाती है, गवाहों को खरीदने की कोशिश की जाती है। पुराने जमाने में चल जाता था, रसूखदार लोग अपने बेटों को बचा लेते थे, लेकिन अब मीडिया अलर्ट है और झूठ बोलकर फर्जी एविडेंस देकर कोई नहीं बच सकता। अब आपको दिखाता हूं बसंत उत्सव की तस्वीरें। इस उत्सव के दौरान दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस में भजन क्लबिंग के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। भजन क्लबिंग के तहत पारंपरिक भक्ति गीतों और भजन कीर्तन को हाई बीट्स पर पेश किया जाता है। इसकी शुरुआत रामजस कॉलेज से हुई है। इस मौके पर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। दिल्ली के कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने कहा कि युवा पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक परंपरा से परिचित कराने के लिए सरकार बसंतोत्सव आयोजित कर रही है। इस दौरान लीला बैंड, राघव राजा, इंडियन म्यूजिक कलेक्टिव, साधु बैंड, रहस्य बैंड, केशवम और एसएम बैंड अपने प्रोग्राम पेश करेंगे। भजन क्लबिंग एक अच्छा इनिशिएटिव है, नए ज़माने के लोगों को भक्ति और संगीत से एक साथ जोड़ने का जरिया है। जब हाई बीट्स पर कीर्तन होता है तो उसका अपना अलग ही रंग होता है। दिल्ली सरकार ने अलग अलग कॉलेजेस में इसकी शुरुआत की है, यंगस्टर्स के बैंड्स को प्रोत्साहित किया है, ये काबिल तारीफ है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।